प्रश्न श्री ज्ञानदेव ओझा। प्रश्न संख्या 965 28 प्रश्न संख्या 28। एक अलवर जिले में कुल सवाई चक 2,91,618 बीघा, 2 बिस्वा चरागा 98,538 बीघा, 13 बिस्वा चरागा एवं नजूल संपत्ति 516 है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट है, सदन के पटल पर प्रस्तुत है। 2, उक्त सरकारी भूमि से कुछ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट व सदन के पटल पर प्रस्तुत है। 3, तहसीलदारों से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त भूमि पर कोई मंदिर, मस्जिद, मदरसे अवैध रूप से नहीं बने हैं। उक्त भूमि पर अवैध कब्जे पटवारी गिरदारों द्वारा कराए जाने का मामला जानकारी में नहीं आया है, अतः सूचना शून्य मानी जाए। अवैध कब्जों पर से अतिक्रमण नियमानुसार समय समय पर हटाया जाता है, जिसकी सूचना परिशिष्ट से सदन के पटल पर प्रस्तुत है। मैं माननीय मंत्री महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय से जो सूचना आई है उसको मैं असत्य एवं झूठ का पुलंदा मानता हूं। मैं अधिकृत रूप से आपको जानकारी दे रहा हूं, कृपया बताने का कष्ट करें। सवाई चक भूमि पर या चारागाह पर कब्जा जो मैंने पूछा है, मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। बाकी अतिक्रमण तो बहुत है, वहाँ हजारों बीघा जमीन पर और लाखों रुपए वसूल भी किए गए हैं। ये सवाई चक भूमि को लेकर 2 समुदायों में ठनी और अभी तक कब्जा है, ये वहाँ के समाचार पत्रों में आया है, ये आपको मैं जानकारी में दे रहा हूँ। ये है गोलेटा गांव में और मेरी तहसील में। इसके साथ बख्तल चौकी तहसील अलवर में एक 5 बीघा जमीन पर सवाई चक पर और कब्जा किया हुआ है। बहुत बड़ा मस्जिद और मदरसा बनाया हुआ है। अकबरपुर मेन रोड पर ही और सवाई चक जमीन पर कब्जा है एक बहुत बड़ी मस्जिद। अभी इस समय वर्तमान कलेक्टर ने जो ये झूठ सच दिया है कि कब्जा नहीं है, कब्जा अभी मस्जिद बन रही है। एक है चिकानी मेन चौराहे पर, वहां पर कब्जा है। एक है खैरतल विधानसभा क्षेत्र, ये चिकानी में ही है, उसमें 6 मील पर सवाई चक की जमीन, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर 6 बीघा जमीन पर कब्जा है। बहुत बड़ा मदरसा और मस्जिद बन चुकी है। एक तिजारा में मेन हाईवे पर और साथ लगी पीडब्ल्यूडी की आधी जमीन, आधी सवाई चक की जमीन पर अभी मजार बनाई जा रही है हाईवे पर। और टपुगड़ा में भी कई जगह इसी प्रकार से कब्जे हैं। रानीखेड़ा गांव में भी अवैध रूप से और 42 बीघा जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई जा रही है। कैमाला में सवाई चक की जमीन पर पहले सवाई चक में झोड़ था और शमशान था और उस भूमि पर कब्जा करके और मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। ये तथ्य हैं जो आप कृपया नोट कर लें। और जो ये झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कलेक्टर अलवर के द्वारा या जिन भी अधिकारियों के द्वारा, क्या मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगी तो कब तक? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने विवरण दिया है, मुझे भी ये एहसास हो रहा था कि माननीय सदस्य ने ये जो सवाल पूछा है वो किसी न किसी निश्चित जानकारी के आधार पर ही पूछा है। इसलिए मैंने जिला कलेक्टर को 2 बार वापस कंफर्म कराया कि आप एक बार और देख लें कि जो ब्यौरा आपने दिया है वो सचमुच में कोई भी मंदिर, मस्जिद, मदरसा या कोई ऐसा निर्माण नहीं हुआ हो। फिर भी उन्होंने मुझे यही सूचना दी कि जो है ना, हमने जो सूचना दी है वो सही है, लेकिन आपने जो ब्यौरा दिया है स्पेसिफिक आइटम्स, उनको मैं आपसे ले लूंगी और जिस किसी अधिकारी के स्तर पर इस तरह की सूचना गलत दी गई है, मैं उनके खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्यवाही अवश्य करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा ये तो मैंने कुछ पॉइंटेडली स्थान दिए हैं। इसके अलावा कोट कासिम तहसील में 57 जगह, तिजारा में 169 जगह, किशनगढ़ में 72 जगह, रामगढ़ में 85 जगह, लक्ष्मणगढ़ में 70 जगह,
कठुआ में 48 जगह, राजगढ़ में 105 जगह, अलवर में 132 जगह, थानागाजी में 24 जगह, बांसुर में 147 जगह, बहरोड में 34 जगह, मुंडावर में 45 जगह। ऐसे सब जगहों पर ये अवैध रूप से कब्जे हैं जिनके लिए मैंने मूल प्रश्न पूछा है। अवैध रूप से कब्जों का तो मैंने ब्यौरा दे दिया आपको। हाँ जी, ये जो जमीनों पर कब्जा है खेती के लिए, आवास के लिए, वो तो मैंने दे रखा है, वो प्राइवेट। लेकिन आपने जो विशेष तौर पर मंदिर, मस्जिद, मदरसे वगैरह का दिया है वो मेरे ना कर रही हूँ, उसके लिए मैंने आपसे कहा। बाकी ये तो आपको जो परिशिष्ट व्यय दिया है उसमें है, लेकिन अभी खाली नहीं कराए गए। मैं ये निवेदन जो बताया गया खाली भी कराए हैं, उसका भी ब्यौरा आपको दिया है परिशिष्ट से। वो असत्य है। मैं अधिकृत रूप से आपको निवेदन कर रहा हूँ। ऐसा देखिए, असत्य है तो आप उसको, जैसा ये आपने जो है ना स्पेसिफिक बात कह के कंट्राडिक्ट किया है, तो मैं भी पता करूंगी, आप भी अपना दें। बाकी जो अनाधिकार कब्जे थे उनमें से हमने करीब जो है ना 11,080 प्रकरणों में 14,541 बीघा जमीन जो है ना वो खाली कराई है। पेनल्टी के तौर पर 13,80,669 जो है ना रुपया पेनल्टी का वसूल किया है और 237 व्यक्तियों को सजा दी है। तो इतना काम इसके हटाने का किया है, लेकिन बहुत सारा बाकी है। बात सही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। क्या जानना चाहते? जवाब हो गया, उनको संतुष्ट हो गए। उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार नहीं है क्या? मैं सदस्य विराजो, एक मिनट विराजो। उपाध्यक्ष महोदय, ये उपाध्यक्ष महोदय हम आसन का सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करूँ उपाध्यक्ष महोदय, आप विराजो। जब से आज ये सदन आहूत हुआ है उपाध्यक्ष महोदय, नहीं क्या आप विराजो, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप आसन पर विराजे उपाध्यक्ष महोदय। अगर ये अधिकार से लोकतंत्र में जनता ने हमें दिया है, इस अधिकार से आप हमें वंचित करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, हम कहाँ जाएंगे उपाध्यक्ष महोदय? हम आसन का सहयोग करना चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय। ये क्या हुआ? आप अगर आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे तो मैं नहीं पूछूंगा। आप आज्ञा प्रदान नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है। विराजो, मैं आज्ञा दूंगा। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि जो भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं वो उम्मीद करते हैं कि इस हाउस में उसका जवाब आए। इसलिए जितना आप ब्रीफ होंगे क्वेश्चन में, उतने माननीय सदस्यों को अधिक क्वेश्चन आएंगे और उनको भी उसका लाभ मिलेगा। उस दृष्टि से यदि आप इस हाउस को चलाएंगे तो उनको ज्यादा सहयोग मिलेगा। अब आपको जो कहना है जी को। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जानना चाहूंगा कि आपने परिशिष्ट व्यय पर अवैध अतिक्रमण के लिए 11,457 बीघा का उल्लेख किया है और आपने जो इसी के साथ जो प्रशासन गांवों के संग अभियान चला उसमें आपने नियमन किया 203 बीघा का। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या शेष भूमि नियमन योग्य नहीं है? अगर नियमन योग्य नहीं है तो आपने इस अतिक्रमण को हटाने का निर्णय किया, अगर किया तो कब तक? क्योंकि साथ ही आपने 1/4/2001 से 28/2/2001 तक 13,80,669 रुपए की पेनल्टी वसूल की है। ये पेनल्टी आपने नियमन के कारण वसूल की है या ये पेनल्टी उनको डिस्पोजेस करके आपने वसूल की है? कृपया बताइए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेनल्टी उन्हें बार बार अतिक्रमण करने के लिए लगाई गई है और आखिरी बार, तीसरी बार भी नहीं मानते हैं तो फिर उनको सजा दी गई है। इसलिए पेनल्टी जो है वो अतिक्रमण को रिपीट करने के तौर पर जो है ना लगाई गई। बाकी जो सुनिए, बाकी जो आपने कहा कि इतने तो आपने नियमन किए और बाकी क्या हुए, उनका क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कहा कि बाकी जो हैं उनके बाबत में भी कार्यवाही कर रहे हैं और जो अभी गवर्नमेंट की आदेश के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो नियमन योग्य पात्रता रखने वाले व्यक्ति हैं उनका नियमन किया है। जो पात्रता नहीं रख रहे हैं उनको रिजेक्ट करने की कार्यवाही की जा रही। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रशासन गांव के संघ का जो ढोल पीटा गया था वो बिल्कुल ही फेल हो गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ मुख्यमंत्री जी का ये बयान आ जाता है कि 16 लाख परिवारों को लाभान्वित किया। ये पता नहीं कैसे किया गया। 66 लाख हवा निकल गई है आपकी। हाँ जी, शहरों में 66 लाख लोगों का ये अभियान की देन है। अजमेर में तुम्हारी हार हो गई, अभियान की देन है, अजमेर में हार हो गई। प्रश्न
संख्या 29। अन्य सदस्य बयान में आप गए नहीं, जवाब दिया मेरे सवाल का, निजाम को लाभ कैसे मिलेगा? मेरे सवाल का जवाब दिया उपाध्यक्ष महोदय। आ गया उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल था। श्री माहिर आजाद। अन्य प्रश्न संख्या 29। जवाब दे दो साहब इनका। ढोल पीटने का तो जवाब देना पड़ेगा ना। अगला प्रश्न। ढोल पीटने वाली बात का मुझे जवाब देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा फायदा हुआ अनुसूचित राज्य जाति सरकार ने उन्होंने सही रोजाना सरकारी 66 लाख गाँव के मामले निपटाने में 44 लाख राजस्व विभाग के अकेले के मामले निपटाए गए। और उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में नियमन करते हैं 203 बीघा का, मतलब 11,457 बीघा पर अतिक्रमण था अलवर जिले के अंदर। इन्होंने लंबी चौड़ी घोषणा की, प्रशासन गाँव के संघ की बात कही। अरे सरकार के अच्छे काम का विरोध करोगे तो अगली बार इतने भी नहीं आओगे। माननीय विधायक महोदय, राज्य सरकार ने 12 भी नहीं आओगे, ध्यान रखना। मान्य सदस्य। अभियान ने भाजपा का सफाया कर दिया, अभियान ने भाजपा का सफाया। माननीय विधायक महोदय, बीजेपी कांग्रेस कहाँ गई? बात तो अतिक्रमण की है, जरा सुनिए। अतिक्रमण चल रहा है, अतिक्रमण है और अतिक्रमण। माननीय विधायक महोदय, नियमन करने का ये तात्पर्य नहीं है कि कानून के विपरीत जो है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं और पात्रता नियमन की नहीं रखते हैं, उनको भी संख्या बढ़ाने के लिए हम दिखाने की कोशिश करें। जो पात्रता रखते हैं उनको कर रहे हैं और किया है और आगे भी उनको करेंगे, लेकिन सरकारी जमीन या गोचर जमीन या अन्य भूमियां यूं ही रेगुलराइज करने के लिए नहीं दी जा सकती। गाँव के संघ की बात कर रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय। गाँव के संघ मेरी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरी घरेलू पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे तो कितने और वहाँ के गाँव वालों ने आज से बिजली की मांग की थी। आपने आश्वासन दिया था कि बिजली चले जाएंगे, संघ में आपके कहने के बाद भी बिजली नियमित जिन क्षेत्रों में पात्रता रखने वाले लोगों की नियमन नहीं हुआ है, आप अगर स्पेसिफिक उदाहरण बताएंगे, हम भी जो है ना आदेश करेंगे कि कोई ऐसे गाँव के संघ में तो उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे मेरे गाँव में, मेरी पंचायत में। सैकड़ों लोगों का नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये तो तुम्हारा सौभाग्य जो मुख्यमंत्री जी गए। अरे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी गए, आपके टाइम में तो कोई भी नहीं गया, कोई संतरी भी नहीं पहुंचा, अरे मुख्यमंत्री जी तो पहुंच गए। आप संतरी को भी नहीं देखा कभी। हमारे मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को हो रहे किसान। सवेरे उठते गाली काटते कांग्रेस को किसान। आपने 8 घंटे बिजली देने का वादा किया, बिजली नहीं मिली। प्रशासन गाँव के 33 आ गए, आप 33 भी नहीं आओगे। एक इंच भी अलॉटमेंट हुआ तो कोई कम नहीं होता। जी नहीं, प्रश्न 2 पद सृजित नहीं किए गए थे तो कहाँ लगाने का प्रश्न उठता है। प्रश्न 3, जी हाँ, आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सकों की भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने का प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल ये था कि वर्ष 1998-99 और 99-2000 के बजट भाषण में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों और कंपाउंडरों के नए पद सृजित करने की घोषणा की गई थी। माननीय मंत्री जी ने तकनीकी तौर पर तो जवाब ये सही दिया कि साहब जी नहीं, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 1999-2000 में दिए गए भाषण का पृष्ठ संख्या 669 का अवलोकन करें। इसमें आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा की हेडिंग से 119 क्रमांक पर लिखा है कि आगामी वर्ष 5 बे श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालयों को ए श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 100 बे श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय तथा 50 यूनानी दवाखाने खोले जाएंगे, जिनके लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ये तो सुनने में आता था कि हाकिम बदल जाता है लेकिन हुक्म जैसे के जैसे यथावत रहता है। क्या माननीय चंदनमल जी वेद के वित्त मंत्री पद से चले जाने के बाद उनकी ये घोषणा भी खत्म हो गई?
मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने 50 यूनानी औषधालय और 100 आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का जो घोषणा बजट भाषण में की थी, इनमें से अब तक कितने आपने खोल दिए? पहला मेरा सवाल तो स्पेसिफिक आपसे ही है। और खोल दिए तो उसमें कहां कहां कितने वेद और हकीम लगाए? एक पहला सवाल। चलो पहला एक सही, फिर दूसरा पूछ लें। माननीय मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य महोदय को बताना चाहती हूँ कि 9/7/98 को राजस्थान विधानसभा और 1958-99 के बजट प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय ने 25 आयुर्वेद औषधालयों की घोषणा की थी और 1999-2000 का बजट प्रस्तुत करते वक्त में 5 बी श्रेणी के, जो आपने अभी फरमाया है, और 100 बी श्रेणी के आयुर्वेद औषधालय और 50 यूनानी की घोषणा की थी। इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में जो 25 आयुर्वेद औषधालय पिछले 1998-99 की घोषणा थी, उनको तो हमने खोल दिया, और जो हमारे पास 150 थे, जिनमें 100 आयुर्वेद और 50 यूनानी, उनमें से 117 की हम प्रशासनिक स्वीकृति निकाल चुके हैं। लेकिन वित्तीय साधन नहीं मिलने के कारण अभी तक हम उन अस्पतालों को खोल नहीं पाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी की खुद की घोषणा और बजट का प्रावधान रखा है, उसके बाद आप ये बताइए, ये थोथी घोषणाएं करने से फायदा क्या है? आपने जो है घोषणा कर दी और उसके बाद उसको अमली जामा नहीं पहना रहे। आज 3 साल बीत जाने के बाद मैं एक भी आपने कहीं खोला हो तो आप बताइए, फिर आपकी इस घोषणा का फायदा क्या हुआ? हमने अपने क्षेत्र में, आपने नगर के अंदर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की घोषणा कर दी। अब नगर में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, इसमें गाय भैंस बांधेंगे क्या? इसमें क्या करें? इसमें आयुर्वेद वेद कब लगेंगे? तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप तो हमको ये बताओ, हमको प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति से मतलब नहीं है। आपकी घोषणा थी, इस पर अमली जामा कब पहना देंगे? ये आप द्वारा घोषित यूनानी और आयुर्वेद औषधालय कब खुल जाएंगे, कब काम करने लग जाएंगे? पहला सवाल। दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय आयुर्वेद मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि आपने एलोपैथी के चिकित्सकों और यूनानी और आयुर्वेद के चिकित्सकों के समान वेतन भत्ते कर दिए, उनका पाठ्यक्रम भी 5 साल का समान, उनकी सेवा शर्तें भी सारी समान है। उसके बाद एलोपैथी में तो अगर डॉक्टर आप नियुक्त करते हैं तो उसकी मिनिमम एज जो है वो 45 साल, और आयुर्वेद के वेद के लिए 35 साल आपने कर रखी है। जब 5 साल पढ़ के आता है, इंटर्नशिप करके आता है, सब चीज समान है, तो आप इसकी आयु को भी समान क्यों नहीं कर देते? आज प्रदेश में सैकड़ों ऐसे वेद हैं जिन्होंने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और आप स्वीकृति निकालते हैं पदों की। आपने 98-99 में निकाले, जो लोग योग्यता रखते थे उन्होंने उसमें आवेदन कर दिया, आपने वो नियुक्तियां निरस्त कर दी और अब दोबारा निकाली, तब तक वो ओवरेज हो गए। आपने पुलिस में 3 साल की छूट दी है, गृह मंत्री जी बैठे हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप इस आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के लिए भी आयु की सीमा को बढ़ाकर 35 से 45 कर रहे हैं? आपने कहा कि राज्य सरकार के पास ये मामला विचाराधीन है, तो जरा बताएं किस स्तर पर विचाराधीन है और कब तक इस पर निर्णय ले लिया जाएगा? वित्त मंत्री अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहती हूँ कि मैंने 28/8/2001 को माननीय मंत्री महोदय कार्मिक को और उसके बाद दोबारा 6/9/2001 को इस बारे में लिखा था, और वहाँ पर इस बारे में विचार विमर्श के बाद अब मेरे पास ये अभी लिख करके आया है 11/2/2002 को। ये मुझे जो अभी पत्र मिला है उसके अनुसार कि हमें नियम में परिवर्तन करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है आयु सीमा बढ़ाने के बारे में। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है उसके बारे में हम आपको इतना ही विश्वास दिला रही हूँ कि जल्दी से जल्दी हम जो 100 अस्पताल आयुर्वेद के और 50 यूनानी और जिनकी हमने स्वीकृति निकाल दी है प्रशासनिक, उनको खोलने का प्रयत्न करेंगे। कब तक आपके कार्यकाल में हो जाएगा क्या? 1998 और 99 से अब तक 3 साल में नहीं हुए। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, कार्मिक मंत्री जी भी बैठे हैं। कृपया यहाँ इस पर भी घोषणा करें कि ये कब तक खोल देंगे, या ऐसे ही आते रहेंगे? इस मंत्री महोदय, फिर सोच समझ के घोषणा करो, फिर कहीं नहीं खोल पाओ।
प्रदेश के हजारों पूछ लो, वित्त मंत्री जी से पूछ लो। और हजारों परिवारों के हित का सवाल है, इसलिए मुख्यमंत्री जी बैठे। एक तरफ घोषणा कर दी और फिर वित्त से उसको नियंत्रित कर लिया, तो कब तक कर देंगे? मैं तो ये जानना चाहूंगा कि इस पर घोषणा करें करके बानसूर में कब तक कर देंगे? बानसूर में खोल दिया, एक नगर में और खोल दो बस। ये हाउस में अगर घोषणा हुई है वित्त मंत्री के बजट भाषण के अंदर, बानसूर में तो आपने कर दिया है कि नगर में और कर दीजिए, 100% हो गया। या तो वित्त मंत्री एक माह के अंदर इसकी स्वीकृति जारी कर देंगे। प्लीज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ये बेमिसाल 3 साल के अंदर ये धब्बा मत लगाओ। इसको तो आप हाथ के हाथ से करोगे, ये कर दोगे तुरंत, खड़े होकर के कहो। ये तो आपका खुद का निर्णय लिया हुआ है कि कब तक करेंगे। अगला प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये हाउस नहीं करेगा तो इसका फैसला कब होगा? नहीं, डीओपी उम्र बढ़ा रहेगा। कल्ला साहब खड़े होके कहे ये 2 बार माननीय आयुर्वेद मंत्री जी कह रही है डीओपी में भेजा है, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। आपकी बार तो करोगे ही आप, कब करोगे? ये घोषणा कर दो। अध्यक्ष महोदय, 30 बार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अध्यक्ष महोदय, भारतीय चिकित्सा पद्धति है, प्रश्न खड़ा हो गया और इसमें एक बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया व्यवहार होना चाहिए। 1 मिनट कि बजट में तो ये बात जो बोलने का मैं तो प्रावधान आपका रखा हूँ, ये आपको तो बोलना पराये हैं, वित्त मंत्री जी, ये तो पराये हैं। मैं तो मंत्री जी और मैं तो मुख्यमंत्री भाई जी में दोनों बोल रहा, बैठे कोई हैं। बात नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है, और ऐसी घोषणा है तो इन्होंने 2 साल राजकीय अस्पताल बनाने के लिए भी किया था। प्रत्येक बजट के अंदर हम 1 करोड़ रुपए देंगे। आपने आज 3 साल हो गए, राजकीय अस्पताल 2 साल, अभी तक आपको बजट की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। आपने 3 साल हो गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी झूठी घोषणाएं कर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट जब से आई है तब ये से। बात हो गई विराजो। एक दिन पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर घर का मालिक ही कहेगा कि मेरी जेब खाली है, साहूकार तो साहूकारी से पैसा मिलता है, अगले को पैसा नहीं मिलता है। मैं आप हमारे 2 साल अस्पताल के अंदर अब तक 1 करोड़ रुपया है 3 साल के अंदर, और ठेकेदार छोड़ के भागने को तैयार हो रहा है। और हमारा 2 साल जिला, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि ये छोटी घोषणाएं क्यों करते हैं? अगर नहीं करना है तो इन्होंने घोषणा क्यों की? माननीय सदस्य, अब तक 3 करोड़ रुपया मिल जाना चाहिए था, 1 करोड़ भी नहीं दिया, और ठेकेदार छोड़ के भागने को तैयार हो रहा है। हमारा 2 साल जो है नया जिला है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और वहां पे राजकीय अस्पताल निर्माणाधीन है, और आपके वित्तीय अभाव से उसका कार्य नहीं हो रहा है। प्लीज। फिर हम कांग्रेस इकाई के लिए बैठे, तुम्हारे हम कांग्रेस इकाई के लिए बैठे, पहले हमारे खुलेगा फिर आपके खुलेगा। अरे तो घोषणा क्यों करते हो तुम? पहले छोटी घोषणा क्यों करते हो? छोटी घोषणा क्यों करते हो? ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान है। ऑर्डर ऑर्डर। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बजट प्रावधान रखा था और जितने आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल खोलने का बजट में आपने घोषणा की थी, उसका आपने निश्चित रूप से बजट का कैलकुलेशन उसी की सीटों के आधार पर, उसकी आवश्यकता के आधार पर बनाया था। तो जो बजट आपने बनाया, उस बजट की अगर पूर्ति नहीं हुई तो बजट का इस सदन में पास करना, अगर मान लो नहीं हुआ तो आप कहीं सप्लीमेंट्री डिमांड में आते या और किसी में आकर के आप उसके बारे में कोई अपनी मजबूरी जाहिर करके उसको स्पष्ट करते। जब प्रावधान था, उस प्रावधान का उपयोग आपने नहीं किया, इससे बड़ा राजस्थान की जनता को धोखा और क्या हो सकता है? की थी अपने वक्त में, आज तक नहीं खुली। आप ये सजा भुगत रहे हैं, आप भी सजा भुगतने के लिए तैयार हो क्या? ये सजा भुगत रहे हैं, इन्होंने गलत काम किया, उनके नक्शे कदम पर चलोगे क्या? इसका मतलब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि जोधपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो ये घोषणा का अमली जामा पहले वालियों को तो पहनावे, आगे नहीं करते रहेंगे। ऑर्डर। मंत्री जी बोल रहे हैं। इसका पैसा उसमें जाएगा, क्या होगा कुछ तो बताएं यहाँ पर। 2 साल हो गए, 2 साल झूठी घोषणाएं क्यों करते हो? कुछ तो बताओ, ये कब तक इसको
वित्तीय स्वीकृति निकल जाएगी, भूल जाएंगे। ऐसे मूक दर्शक बने बैठे रहने से थोड़ी काम चलेगा। 3 साल हो गए आपको, आप बताओ इसकी स्वीकृति कब तक निकाल दोगे? फाइनेंशियल। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 22 मार्च को जो बजट आ रहा है, आप उस बजट लैप्स जो हुआ है, बड़ी भारी जो गलती हुई है, उसको इस बार वो आवश्यक प्रावधान कर और आवश्यक फंड्स रिलीज करके ये 100 आयुर्वेद और 50 यूनानी अस्पताल खोलने की भूमिका बनाने की कृपा करें। माननीय उपाध्यक्ष, पहले जो होना था उसको कम से कम इस साल तो करिए, साल आपके जो 3 साल में नहीं हुआ उसको इस साल तो करिए कम से कम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीडी कल्ला जी को तो शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया योग्यता कर, और वित्त मंत्री जी को भी हटा दीजिए। दोबारा चंदनमल जी वैद साहब कोई मंत्री बनाइए, इनको बजट बनाना नहीं आता। पहले लीक हुआ, अब सीक हुआ, अब आगे और करवा देते हैं बजट लीक और करा देते हैं। माननीय बजट बनाना आता ही नहीं। बीडी कल्ला साहब को इसलिए हटाया कि शिक्षा मंत्री के अयोग्य थे, सीपी जोशी साहब को बनाया, और अब ये भी वित्त मंत्री के अयोग्य है, बजट लीक कर दिया। आप बजट बनाना जानते नहीं, तो इसलिए वापस चंदनमल वैद साहब को लाया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जिसकी सिफारिश करोगे उसका नंबर नहीं आएगा। अरे बजट तो बनाना जानते हैं ना वैद साहब, मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूँ। कुछ तो करो चुप यार, इसी बात को सीरियसली लो ना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन कारणों से सैंक्शंस नहीं निकलवाई। ये निश्चित है कि पिछले सालों में आयुर्वेद विभाग के कुछ पद स्वीकृत किए गए थे। आयुर्वेद विभाग के कुछ पदों को भर्ती की अनुमति दी गई थी। उन पदों का क्या हुआ? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स वगैरह कुछ आए थे। अब मेरा निवेदन सुनिए, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। एक इसमें 2 मुद्दे उठ के आए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसके फाइनेंशियल सैंक्शंस नहीं निकली। मैं इस प्रकरण को पूरे प्रकरण को दिखवाऊंगा, और जहां तक उम्र बढ़ाने का सवाल जो नगर से आने वाले सम्मानित सदस्य ने कहा, उसके बारे में चूंकि रूल्स में अमेंडमेंट के बिना वो एज रिलैक्सेशन की कार्रवाई नहीं हो सकती है, और रूल्स के अंदर रिलैक्सेशन की अपनी प्रक्रिया मंत्रिमंडल तक जाएगा। क्योंकि ये मामला है, कार्मिक मंत्री जी यहाँ विराजमान है, मुझे उम्मीद है कि इस एज के रिलैक्सेशन का मामला निपटेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो घोषणाएं तत्कालीन वित्त मंत्री जी द्वारा की गई थी, उनको निश्चित रूप से इस साल में पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न, आप बैठिए। शिवनाथ सिंह दौसा जिला अस्पताल का भी तो बता दो वित्त मंत्री जी, कि उसका बजट कब तक दे दोगे आप? शिवनाथ सिंह जी, हमारे मंत्री क्या हो गया? दौसा का तो जवाब आना। उदयपुर डिवीजन के अंदर मंत्री जी, आप दौसा को गुमराह कर रहे हैं। 1980 से उदयपुर डिवीजन के आयुर्वेदिक कंपाउंडर बैठे हुए, ट्रेनिंग करके 1980 से बैठे हुए, सरकार ने अब तक नहीं भरा है पदों को। उदयपुर डिवीजन के अंदर बात करेंगे प्लीज। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध माननीय उपाध्यक्ष सीसीए नियम 16-17 के अंतर्गत लंबित 466 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए जिन्होंने आयुर्वेदिक कंपाउंडर सूचियां परिशिष्ट पदों को नहीं भरा है, सदन के रखी गई है। 1980 से सारे ट्रेनिंग किए हुए लोग बैठे हुए, उदयपुर संभाग के सारे आदिवासी छात्र आयुर्वेदिक कंपाउंडर ट्रेनिंग लेने के पश्चात भी आज दिन तक बैठे हुए। 1980 से अब तक सारे ओवरेज हो रहे हैं। उदयपुर संभाग के अंदर सैकड़ों आदिवासी छात्र ऐसे जिन्होंने 1980 से ट्रेनिंग लेने के पश्चात भी आयुर्वेदिक कंपाउंडर पर अब तक उनको चयन नहीं किया गया। सर, मैं चाहता हूं मंत्री महोदय से कि उनको कब तक चयन कर लिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र उदयपुर संभाग का मसला है, और 1980 से ट्रेनिंग जिन लोगों ने किया है अब तक उनको नियुक्ति नहीं दी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके पद कब तक भर दिए जाएंगे। वो तो पश्चिमी राजस्थान का मामला है, तो आप तो पश्चिमी राजस्थान को वैसे बहुत बजट पर। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, और हमारे संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र के पूर्वी राजस्थान काफी प्रभावित हो रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के साथ हमेशा भेदभाव करते हैं, वो अपनी पश्चिमी राजस्थान को खूब बजट देते हैं। ये प्रश्न काल है, ये कोई डिबेट। विराज जी प्लीज।
माननीय उपाध्यक्ष जी, ये पूरे 1980 से जिन लोगों ने ट्रेनिंग कर रखी है उनके साथ में बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है और हम आदिवासियों के नाम से सरकार वोट लेकर के यहाँ पर आकर के सत्ता में बैठी हुई है। हम पूरे संभाग के तमाम आदिवासी छात्रों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। उन लोगों को कब तक भर्ती कर लिया जाएगा, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये पूरे उदयपुर संभाग का मसला है और संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र के लोगों के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा। मुझे चाहिए जवाब आज आपके माध्यम से। आप किसी और तरीके से इसको उठाइए, उसका जवाब आएगा। आप विराजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, इसी सवाल से संबंधित रखता है। माननीय उपाध्यक्ष अगर उपाध्यक्ष महोदय जी आपके माध्यम से अगर मुझे जवाब नहीं मिलता तो इस बात को लेकर आदिवासियों की बात इस समय में नहीं सुनी जाए। हाँ, मैं धरने पे आता धरने ये आदिवासियों की जब भी बात आती है उखड़ जाते हैं कांग्रेस के लोग। अन्य मंत्री महोदय ने 5 परिशिष्ट दिए हैं। मेरा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के किन अधिकारियों के खिलाफ CCA 16-17 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किए गए हैं? पहला, जो अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं और कार्रवाई लंबित है। अधिकारियों के नाम आरोप पत्र जारी होने के सब मांगा। माननीय मंत्री महोदय ने पहला जो परिशिष्ट दिया है, ऑर्डर प्लीज, वो दिया है। पहला परिशिष्ट जो आपने दिया है वो मुझे वो दिया है कि जिनमें आरोप पत्र जारी नहीं हुए हैं। मैंने पूछा यह था कि जिनमें आरोप पत्र जारी हो चुके हैं और कार्रवाई लंबित है। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ भ्रष्टाचार की बात हो रही है, शिष्टाचार तो बरतो। ये बेचारे नीचे बैठे। आप शांत रहो। नहीं, उनको आदिवासी है, आप ये सदन में नहीं सुनने की बात तो कौन सी सुनेंगे इनका? ये शिष्टाचार है, ये तो करो कम से कम। प्लीज, मैं जानना ये चाहूंगा कि जो 131 अधिकारियों आपने दी है और जिनको अभी तक आरोप पत्र जारी नहीं हुए हैं, उनके आरोप या उनके खिलाफ कब से आरोप शुरू किए गए हैं? नहीं, उनने ऑफेंस कब किया? उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, कहीं भी जो इनिशिएशन हुआ है वो किस साल में हुआ है? जिनको अभी तक आरोप पत्र जारी नहीं किए गए हैं वो किस साल से? 131 अधिकारी हैं, उनमें सिर्फ 5 के आप बता दीजिए जो सबसे लंबे अवसर से पड़े हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, दूसरी सूची आपने जो दी है वो दी है कि जिनके खिलाफ आरोप पत्र जारी हो चुके हैं लेकिन अभी तक जांच चालू है। माननीय उपाध्यक्ष, लंबी सूची है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं 3-4 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक सूची है जिसमें अधिकारी का नाम भी नहीं लूंगा, 31/3/94 से को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया और वो अधिकारी भी है अतिरिक्त आयुक्त ग्रेड का। इसी तरह से एक है सूची में 98 में संभागीय आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया और इस तरह से 15-20 मामले ऐसे हैं जो 3 साल से 4 साल से जांच में पड़े हुए हैं और जांच अधिकारी हैं संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से, आपका उत्तर मान लो क्या? मैं आपका उत्तर मान के चलूं क्या? मैं तो माननीय उपाध्यक्ष से मेरा निवेदन यह है, जानना चाहूंगा कि जिस अधिकारी ने दोष किया उसको तो दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जिन अधिकारियों को आयुक्त लेवल के अधिकारियों को हमने जांच अधिकारी नियुक्त किया है और 4-4 साल से 3-3 साल तक वो मामले उनकी जांच में पड़े हुए हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या सोचते हो? क्या आपने कोई मॉनिटरिंग सिस्टम इसका कर रखा है? किसी लेवल पर इसके मॉनिटरिंग होता है? और यदि होता है तो आखिरी 2 मॉनिटरिंग की मीटिंग्स हैं, उनका थोड़ा विश्लेषण आप हम बता दें कि इस तारीख में आखिरी 2 कि उनमें विश्लेषण इसका किया गया और ये निर्णय हमने लिए। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप चाहे तो 2-3 और साथ में नोट कर लीजिए, सबका एक साथ जवाब दे दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, तीसरी सूची आपने पेश की है कि
बहुत लंबी सूची है मानिए। प्रकरणों इनमें जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार में विचाराधीन है। ये सूची भी लंबी है और कोई प्रकरण 2000 से, कोई प्रकरण 1999 से राज्य सरकार के पास सब जांच होने के बाद विचाराधीन पड़े हैं। तो इन पे आप विचार करने का मन है कि नहीं मन है, और विचार करने का मन है तो किस स्टेज पर कब करें। 98 से पड़ा हुआ माननीय उपाध्यक्ष जी, एक 99 से पड़ा हुआ है, इसी तरह से 2000 से पड़े हैं। 2001 वालों को मैं नहीं ले रहा हूँ, 98, 99, 90 और 2000 तब से सब जांच पूरी होने के बाद आपके निर्णय के लिए आपके पास पड़े हुए हैं। और माननीय उपाध्यक्ष जी, तीसरी श्रेणी आपने दी है कि आयोग को परामर्श के लिए विचार भेजे गए हैं। ये सूची भी दिखलाती है कि 2-2 साल से लंबे समय से आयोग के पास राय के लिए भेजे गए हैं। और अंतिम सूची माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय को आपने प्रेषित की है सूची, उसमें 1 नंबर पर है 31/10/2002 को, मेरे ख्याल से अभी तारीख आई नहीं है। 31/10/2002 अभी तक तारीख आई नहीं है। इसी तरह दूसरे नंबर 31/10/2002 ये तारीखें हो सकता है माननीय मंत्री महोदय ने इसको देखा नहीं होगा, जो मेरे पास सूची है उसमें यही है। हाँ, तो हो सकता है गलती से हो, लेकिन ये जो वहाँ भेजी हुई हैं इनमें भी, इसलिए 2-3 जवाब ने जानकारी चाहिए, उसके बाद मैं दूसरी सवाल पूछूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरीके से बात बताया, आरोप पत्र जो जारी नहीं हुए हैं, ये इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि ये क्वासी जुडिशियल मामले हैं, और क्वासी जुडिशियल मामलों में पहले प्रारंभिक तौर पर जो भी चार्जशीट आती है उसको चार्जशीट का प्रारंभिक विश्लेषण करने में करीब 6-7 महीने की अवधि निर्धारित पहले से की हुई है। उसके बाद चार्जशीट पर उसका जवाब मांगा जाता है। जवाब देने में कई बार आरोपी व्यक्ति खुद एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, और उसके कारण वो काफी लंबा समय खुद लेते हैं, और उसमें कहीं विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम उसको रोक सकें। लेकिन मैं खास तौर से सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्ष 90 से लेकर 99 तक केवल 90 प्रकरण, यानी 1 साल में 9 प्रकरण निपटाए पिछली सरकार ने, जबकि वर्ष 1999 से जब से ये सरकार आई है। एक सेकंड राठौर साहब, पिछली सरकार मैं बता रहा हूँ क्या नहीं किया, आप सुनने की क्षमता रखो। आप इधर आना चाहते हो, आपने क्या किया वो बताओ। मैं बता रहा हूँ आदत पड़ गई पिछली सरकार, मैंने क्या किया वो बता रहा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष जी, सन 52 में क्या किया वो सरकार की तुलना में नहीं जाना चाहता। बताओ ना, 52 से सरकार ने क्या किया वो दूसरी बात है। क्या किया वो वर्तमान सरकार की काम को बता रहा हूँ मैं। वर्तमान सरकार ने वर्ष 1999 में चिकित्सा विभाग के 81 मामले 1 साल में सलटाए। सन 2000 में 174 मामले सलटाए, 1640% वृद्धि की, और 2001 और 2002 में कुल 216 मामले निपटाए। तो मैं समझता हूं कि इन क्वासी जुडिशियल मामलों में ज्यादातर सूची पूरा सदन यदि देखेगा तो 98, 99, 2000, 2001 इस तरीके के मामले हैं। उसमें जांच प्रतिवेदन आने के बाद में भी आरोपी व्यक्ति को मौका देना पड़ता है, और उस मौके में जब तक उसका जवाब नहीं आता है तब तक उन मामलों का निपटारा नहीं होता। राज्य सरकार के पास में एक सिंगल केस नहीं है जो हमारे स्तर पर पेंडिंग हो, या हमारे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल या सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर पेंडिंग थे। जहां तक जांच अधिकारी का सवाल है, जब क्वासी जुडिशियल इंक्वायरी है और उसमें जांच अधिकारियों के पास 290 प्रकरण लंबित है, उपाध्यक्ष महोदय, हम उनको कोई निर्देश नहीं दे सकते। हम उनको ये जरूर समय समय पर सर्कुलर निकाल कर ये कहते हैं कि इसमें आप जल्दी कीजिए, लेकिन ये निर्भर करता है कि कितने गवाह हैं उनमें। ज्वाइंट इंक्वायरी होती है, उसमें कई बार 20-20, 25-25 गवाहियां होती है।
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। नहीं कर सकते तो जवाब देने की जरूरत क्या है? फिर सरकार का ही है। किस बात का राज कर रहे हो आप किसी जांच अधिकारी को ये नहीं कह सकते हो कि 6 महीने में, साल भर में। वो जुडिशियल कैपेसिटी में, क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी में भाई कैपेसिटी उनको आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार के लेवल पे पेंडिंग नहीं है। डिप्टी सेक्रेटरी आप अपने यहाँ से भेजने के बाद तीसरी मान लेते हैं कि अपने काम की, तो आपने अपने यहाँ से कागज निकाल दिया, डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ से निकल गया, उसके बाद हो गया काम आपका। जांच अधिकारी इतनी है क्या? बड़ी आर पारदर्शी सरकार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं जवाबदेही, संवेदनशील, जवाबदेही है। उपाध्यक्ष महोदय जवाबदेही है, तभी तो मैं बता रहा हूँ कि 9 साल में मंत्री जी की केवल 90% निपटा है आप लोगों ने। अपने यहाँ से निकाल दे, डिप्टी सेक्रेटरी आगे भेज दे, उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय तो मौका दे देंगे, आप राजो ना। मुझे अफसोस है कि एक मंत्री का व्यक्ति किसी एक प्रकरण में भी सजा हुई है क्या, ये बताइए आप। सारे प्रकरणों में सजा हुई है, सजा हुई है, तो बताएं उनको। आप कितने किए ये भी बता दो। आपको जवाब, आपको मौका दे देंगे, उनका जवाब सुन लो पहले। उपाध्यक्ष महोदय एक मंत्री स्तर का व्यक्ति दे देंगे ना आपको, जिनके 9 साल में केवल 90 प्रकरण निपटे, और मैंने बताया कि पिछले 1 साल में 216 प्रकरण हमने निपटाए। इससे ज्यादा सदन को मैं समझता हूँ मैं क्या बात बता सकता हूँ। कितने प्रकरण पेंडिंग में थे आपके राज में आने के बाद, कितने प्रकरण मिली आपको? और इसमें पिछड़ी जाति के कितने थे और आगड़ी के कितने, ये और बता दीजिए। 16 नोटिस दिए, पिछड़ी जाति के कितने और अगड़ी के कितने? माननीय सदस्य, इसका मैं आप अलग से कर ले, मैं बता दूंगा। क्या रहे हो? अगड़ी और पिछड़ी सबके नाम दिए हुए हैं। सीसी का नोटिस नोटिस नोटिस। उपाध्यक्ष महोदय पिछड़ी जाति के लोगों को मनुवादी के कितने? मनुवादी तो तुमने भी किए, ये भी कर रहे हैं। मनु और मनीवादी दोनों पूछ लें। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की राय हेतु जो मामले हैं, 37 प्रकरण हैं, और इन 37 प्रकरण में प्राय जनवरी 2001 एक वीना गोयल 27/9/2000 का इसमें कोर्ट का स्थगन है। प्राय BL भाटिया का प्रकरण 20/9/1995 का उस पर स्थगन है, और इसके अलावा 99 और 98 का 1-2 मामले को छोड़कर प्राय लेटेस्ट केसेस हैं। और आप जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको भी उसकी जो भी राय मशविरा आएगी उसके अनुसार कार्रवाई हो जाएगी। प्रश्न करता है, मैं भी हूँ साहब, उसके बाद विराजे। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने जानना चाहा था क्या इनकी कोई मॉनिटरिंग होती है क्या, और यदि मॉनिटरिंग होती है तो आखिर 2 मीटिंग्स में इन मामलों पे विचार होके क्या आपने सोचा, वो आपने उत्तर नहीं दिया, दे देना आप। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्वासी जुडिशियल है, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्वासी जुडिशियल का मतलब ये नहीं है कि कोई अधिकारी वर्षों तक लिए बैठे। अतिरिक्त और आपका विभागीय आयुक्त है, विभागीय आयुक्त यदि 3 साल तक मामले को लिए बैठे रहता है, तो क्या इस स्थिति को माननीय मंत्री महोदय आप अच्छी मानते हो? फिर दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ 16 सीसी के आपने नोटिस जारी कर दिए, उनको एक परपेचुअल मानसिक पीड़ा होती रही है, और वो कब तक उन अधिकारियों को, जांच अधिकारियों के पीछे फिरते रहेंगे, उनका भी आप सोचिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने तो ये प्रश्न इसलिए पूछा कि हमारी सरकार का निर्णय है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन अधिकारियों को ऐसे स्थानों से हटाया जाए जहां पर कि वो भ्रष्टाचार करने का उनको अवसर नहीं मिले, पब्लिक से उनका संपर्क नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय आप बताएंगे, ये जो 16 सीसी के जिनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, वो अधिकारी आज उन्हीं स्थानों पर मंत्री भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्ट अधिकारियों को कहाँ से हटाएंगे? ये वही मंत्री भ्रष्ट नहीं है, आपको ये तो लेके आइए, कौन मंत्री भ्रष्ट है उसके खिलाफ प्रस्ताव लाइए। आप इनका तो निर्देश देना, क्या वो अधिकारी माननीय अध्यक्ष हो गया कितने बार किसी के ऊपर भी कोई बात कह देना बहुत गलत बात है, ये गलत तरीका है। क्या कार्रवाई की अभी तक, और कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई होगी? पूरे राजस्थान को खा चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसको कार्रवाई से निकाला जाए। प्रश्न करता माननीय उपाध्यक्ष,
माननीय उपाध्यक्ष जी, अन्य मंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, 1 मिनट रुक जाओ। माननीय मंत्री जी, 2 घंटे रुक जाऊंगा। रुक जाए आप, 1 मिनट रुक जाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिलावर साहब के टाइम में तो वहाँ आश्रम के अंदर है जो महिलाओं का आश्रम है उसमें बलात्कार तक हुए थे। ऐसे तो ये मंत्री है जिनके समय में बलात्कार हुआ और आज ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बलात्कार हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को गंभीरता से लिया जाए। ये जो माननीय सदस्य मदन दिलावर जी ने जो बात कही है इसको कार्रवाई से निकलवाया जाए। 1 मिनट ठहरिएगा। देख के अटरू से आने वाले माननीय विधायक ने मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के 4 मुकदमे लोकायुक्त के यहाँ दर्ज करवाए और वो चारों मुकदमे लोकायुक्त ने प्राइमा फेसिए रिजेक्ट कर दिए। आप इसका फरमाए तो मैं 5 ही मिनट में कागज मंगवा देता हूँ लोकायुक्त का लिखा हुआ। और इनके खिलाफ एसीबी में अभी भी 5 केसेस चल रहे हैं जिसमें गिरफ्तारी होना बाकी है। फिर मौका तो बात करेंगे, बात करेंगे, आपसे भी निपट लूंगा, पहले भी निपटाऊं और फिर निपट लूंगा। मैं खूब जानता हूँ। ठीक है, जानते खूब जानता हूँ। बुलवा लेना। मंत्री थे दिलावर साहब, उस समय जो बलात्कार कांड हुआ था उस बलात्कार कांड का क्या हुआ? क्या ये स्वयं उसमें शामिल थे? इन्होंने क्यों जवाब दिया उस बात का? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई करिए आप उसमें। अन्य उपाध्यक्ष महोदय, अन्य उपाध्यक्ष मंडल के सदस्यों पर इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल गलत बात है। बिना प्रमाणित मंत्रिमंडल के सदस्यों के खिलाफ नोटिस देकर के आरोप लगाए थे। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा में नोटिस देकर के आरोप लगाए थे और माननीय धारीवाल जी को भी नोटिस दिया था कि मैं भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा हूँ और मेरा आरोप सत्य है। मैं कह रहा हूँ शांति धारीवाल जी, मैंने आपको नोटिस दिया था, उसका क्या हुआ? अकरवाड़ा का क्या हुआ? माननीय सदस्य, अकरवाड़े का क्या हुआ? और विचार दिया था, विचार कीजिए इस पर। को 16 सीसी का नोटिस एक पद पर रहते हुए उनने जो दुराचरण किया उसके कारण दिया गया है। क्या वो अधिकारी तो हमारी सरकार की नई पॉलिसी है उसके तहत उनको उन पदों से हटा दिया गया है या आज भी वो वहीं कायम है, ये मैं जानना चाहूंगा। और तीसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष जी, ये क्वासी जुडिशियल सब ठीक है लेकिन सरकार क्वासी जुडिशियल से जज नहीं की जाती है। लोगों के अंदर जो भावना जाती है, जो एक समाचार जाता है उसे जज की जाती है। इन बातों को क्वासी जुडिशियल के नाम से लेकर के आप इनको डिले मत कीजिए। और संभागीय आयुक्त आपके अंडर में है, सरकार के अंडर में है, उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो सरकार से ऊपर है। इसलिए या तो उनको आप जांच अधिकारी नियुक्त कीजिए मत, तो नियुक्त कीजिए तो उसको एक तिथि दीजिए, समय अवधि उनको दीजिए और उस समय के अंदर आप उनसे मांगिए और ये वो नहीं करते हैं तो उनके बदले दूसरे अधिकारी को नियुक्त कीजिए। इसलिए पहला वो 16 सीसी वाले अधिकारी वहीं काम कर रहे हैं या वहां से हट गए हैं, ये थोड़ी जानकारी आप मुझे दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अलाउ करूंगा। मंत्री जी इतना सा बता दो कि आपको ये किसने पढ़ा दिया तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है इसलिए उसको हम ये नहीं कह सकते, टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं कर सकते, आप इंक्वायरी करो। जुडिशियल कोर्ट्स को उपाध्यक्ष महोदय हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है, आप इतने अरसे के अंदर इस केस को निपटाएंगे। हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर रखा है एक डिस्पोजल की तारीख है और वो डिस्पोजल करना पड़ता है जुडिशियल कोर्ट्स को। ये आपको किसने ब्रीफ कर दिया किसी जुडिशियल ने, तो आप नहीं कर सकते। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप एग्जामिन कर सकते हैं कि गोया इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी से प्रोसीड हो रहा है नहीं हो रहा है, अनावश्यक तारीखें तो नहीं दे रहा है, जो एक्यूज्ड है जिसके खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग है उसको लैटिट्यूड तो नहीं दे रहा है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त मत होइए मंत्री जी। क्वासी जुडिशियल के नाम से आप हाउस को मिसगाइड मत कीजिए, आपने खुद ने लैटिट्यूड दिया हुआ है। मैंने दो को जवाब दे देता हूँ। आप माननीय सदस्य। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने ये 4-5 खड्डों में लिस्ट दी है और ये बताया कि सरकार बड़ी तत्परता से काम कर रही है। जो आपका परिशिष्ट का है इसके
अंदर आपने लिखा है आरोप पत्र जारी करने की तारीख। पहला नाम है, उसके आगे लिखा है जारी नहीं हुआ। तारीख तो दी नहीं है, आरोप पत्र जारी नहीं हुआ। 2 नंबर पर नाम है, उसमें भी लिखा जारी नहीं हुआ। 3 नंबर पर नाम है, उसमें भी जारी नहीं हुआ। ये सब 5-6 महीने के केसेज हैं। अभी कब की हो शुरू, अभी ये तो यही लिखा नहीं आपने इसमें। आप बड़ी तत्परता से काम कर रहे थे ना। माननीय सदस्य 1.5 मिनट ही बचा है। ऐसा 1.5 मिनट ही बचा है। आप ये तो अब कैसे पूछे तो मैं, मजबूरी मेरी भी मजबूरी है साहब। इसको आगे रख दीजिए कभी। आप जल्दी करो तो। जल्दी साहब, तो सवाल तो पूछूंगा ना। ऐसे जारी नहीं हुआ यानी आरोप पत्र जारी नहीं हुए। कब से इन पर आरोप है ये तो आपने लिखा नहीं। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या कि 5-6 महीने का मामला है? नंबर 1 का कब का मामला है बता दीजिए आप। आपके 5-6 महीने के मामले हैं, तो नंबर 1 ही बता दो आप। आपको अच्छे नहीं लगते उपाध्यक्ष महोदय? आपका नंबर 1 बता दीजिए, कब से पेंडिंग है ये मैटर? ये आपने चलते रहे कह दिया 5-6 महीने। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये एक ही स्थिति नहीं है, 2 की नहीं है। ये जारी नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ, ये पूरा पेज इसे भरा जारी नहीं हुआ 31 नंबर पर, तो ये है। फिर आगे आपने, अब ये बता दीजिए, आपने 34 नंबर को जारी कर दिया क्या? पेज नंबर 34 पर आरोप पत्र दे दिया क्या? और दिया तो कब दिया बता दीजिए, जबकि आपने देना लिखा उसको। आरोप पत्र दे दिया गया, बताइए कब दिया? तो काहे गुमराह करते हो आप? ऐसे 34 का बता दीजिए, 38 का बता दीजिए, 39 का बता दीजिए, 40 का बता दीजिए। 30 का लिखा हुआ है 17/1/1998। बता दीजिए कहाँ कब दिया है, कौन सी डेट है? 17/1/1998। इसमें लिखा किसका नंबर है? कल्पना मित्तल 38 नंबर। नंबर बता दीजिए मुझे आप चश्मा लगा लीजिए। अरे मैंने भाई 39 पूछ रहा हूँ। 39 बता दीजिए, 39 बताइए। लगाइए चश्मा, 39 पे लगाइए चश्मा। 39 की तारीख आपको मैं अलग से बता दूंगा। हाँ, ये अब लगा चश्मा। ऐसे अनेक है ये। फिर आपका अंतिम पेज, अंतिम देखिए, फिर अंतिम देखिए आप, जांच प्रतिवेदन। फिर आपने कहा संशोधित आरोप पत्र वांछित है, वो देती क्यों नहीं आप इनको? ऐसे भी मामले ये एक आपके पर करीब 25 हैं जिन्हें आरोप पत्र नहीं दिया आपने, और आप बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। आपसे ये पूछा गया था 116 के तो कितने मामले, 117 कितने मामले, इन दोनों को मिस कर दिया आपने। ये बता दें 16 के जितने हैं, 117 के जितने हैं, आप बता दीजिए कितने कितने हैं। अरे आप फिर पूरा जाओ ले लो भाई, पूरा हो जाएगा, मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। अब आपने कहा कि हमने बड़ी तत्परता से ये चुना, जांच अधिकारी लगा दिए। आप मुझे बताइए कि ये नंबर 4 में पेज आपका ये खंड 6 है, इसमें कब लगाया आपने, किसको लगाया? आरसी गोयल, इनको किसका जांच अधिकारी किसको लगाया आपने? लगाओ चश्मा, लगाओ भाई। लगेगा नहीं सदस्य कब आ जाएगा? कब आ जाएगा? जब कहाँ से आ जाएगा? तो आप बिराजो ना, आप बिराजोगे जब आएगा। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे 100 बार को बताइए। वो जितनी देर तलाश करें उतनी देर में बता देता हूँ आपको। 101 बार बताइए। लोकायुक्त सचिवालय का कागज मेरे नाम पर लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है, ये क्या हुआ साहब? ये कि मदन दिलावर विधायक द्वारा की गई शिकायतों के संबंध में, और इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांगत मदन दिलावर विधायक अटलू द्वारा दी गई शिकायतों को प्रारंभिक जांच के पश्चात आरोप प्रमाणित न होने पर नकदी पत्र दिया गया।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो हमने अयोग्य बीडी कल्ला साहब को कहा है, ये धारीवाल साहब अयोग्य कैसे हो रहे हैं? माननीय सीएम साहब इनको हटाइए, घर भेजिए वापस मंत्रिमंडल। नहीं बता देंगे तो बहुत है, आपने इतने पूछ लिया। बता देंगे, हाउस को बताएंगे ना, देंगे जवाब देंगे ना। मैं भी और पूछ रहा हूँ, देंगे देंगे। एक पूछ रहा हूँ साहब, नहीं मेरा भी है साहब सवाल हो रहे हैं। कल से हम देख रहे हैं, आज से मत किए, हमारे पर नजर थोड़ी। जवाब देंगे ना इनका। देख के जब आज शुरू से आने वाले मान्य सदस्य खड़े हुए, कभी के बैठ जाओ, बैठ नहीं जाओ, आपको बोलना ही नहीं है। मैंने अलाउ किया, दूध भी देते मैंने हैं, अलाउ मीट किया, भी मैंने देते हैं, ये क्या? मैंने रिक्वेस्ट किया। ऐसे ही मैं निवेदन करता हूँ। प्रश्न करते हैं, प्रश्न ही नहीं करने दोगे। समाप्त हो गए ना? नहीं कहा, समाप्त नहीं हुआ, बीच में खड़े हो गए, नहीं हुआ, बीच में खड़े हो गए वो। अब आप फिर वो तो नहीं मिलेगा आपको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका ये जवाब नहीं चाहते विरोधी दल। देखिए आप सही माने में भंवरलाल जी चाहते, इसका जवाब मंत्री महोदय की तरफ से आए नहीं, माननीय समय को महोदय जाया कर रहे हैं। आप अभी परिचित कह दिए, इसमें आपने लिखा है कि जो मामले सरकार के समक्ष विचाराधीन है, इनकी संख्या है 66, 84। आपको तुम्हारा पेंडिंग नहीं, हमारे पास कोई मैटर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 84 मामले तो ऐसे जिस बार आपकी रिपोर्ट आ गई उस पर आप निर्णय नहीं कर रहे हो। अरे कई वर्षों से पेंडिंग है, वो क्यों नहीं करते आप? आपको तो पेंडिंग ही नहीं है, 84 पेंडिंग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक मैटर भेजा राज्यपाल महोदय को, इस राज्य की प्रशासनिक पकड़ तो है ही नहीं। राज्यपाल महोदय को आपने एक प्रकरण भेजा है, तो भेजा है 31/10/2002, 31/10/2002 को भेजा आपने। सही है ना ये तो? अरे वो बता दिया ना, मिस्टेक थी। सही है ना? एक 2002 एक मिस्टेक है। तो आपको देखा नहीं देखा पहले? पहले मैं 2 मिनट, आपने देखा चश्मा नहीं था क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका जवाब दे दीजिए आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कार्मिक मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, भैया प्लीज बीच में क्या राजस्थान कार्मिक मंत्री, आप नहीं आने देते तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय भाई मदन दिलावर जी बैठिए भाई, अरे भाई आप ही बोलेंगे क्या सब? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कार्मिक मंत्री जी ने अभी कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी। प्रश्न इस बात का है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जब डीपीसी होती हैं या कोई मामले होते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक सदस्य आता है, लेकिन उनके साथ अधिकारी डीओपी के विभाग के। अरे सवाल इनका पेंडिंग, उनकी बात कर रहे हो, लेकिन जो मामले इनके सामने विचाराधीन जी, माननीय टाड़िए मत, जो मामले इनके सामने पेंडिंग उनकी तो बात करो। ठीक है, मैं आपकी राय से नहीं, डोंट ट्राई टू डिफेंड, मुझे जो बोलना है मैं अपनी राय से बोल रहा हूं, आपकी राय से नहीं पूछ रहा हूं। आप करिए, हम भी जानते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला इनके पास पेंडिंग है, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब एक तरफ राजस्थान लोक सेवा आयोग को अपने इंडिपेंडेंट बॉडी बता रहे हैं, जहां एक तरफ एक सदस्य वहां जाकर पुराने राज के जमाने में जो सदस्य उसमें रहे, कुछ लोग उसमें घपला करें, और राजस्थान सरकार का डीओपी का विभाग के मंत्री संबंधित विभाग बार बार राजस्थान लोक सेवा आयोग को लिखे कि इसकी डीओपी डीपीसी वापस की जाए, उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे, ऐसी स्थिति में माननीय कार्मिक मंत्री से कहना चाहता हूँ, आपने ऐसे कई मामलों में लोक सेवा आयोग को पत्र लिखे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसमें राजस्थान सरकार का आपका उत्तरदायित्व क्या है? उनको अगर कोई घपला हुआ है तो उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो मामले इनके सामने पेंडिंग है उनका क्या है? मंत्री जी, जो मामले इनके सामने पेंडिंग उसका जवाब दो ना। ऑर्डर आप सुनिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने जो रिव्यू कमेटी के बारे में प्रश्न किया था, मैं इसीलिए मैंने उनको ये बताया था कि 9 वर्षों में जहां केवल मात्र 90 मामले प्रति वर्ष 9 मामले निकले, उसकी तुलना में राज्य सरकार ने रिव्यू किया, इसके कारण पहले वर्ष 700% अधिक मामले निपटाए गए, 2000 में 1640% अधिक मामले निपटाए। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुनो तो सही आप। तीसरे वर्ष 1860% ज्यादा मामले निपटाए गए। अब जहां तक आपने ये कहा कि अतिरिक्त ये जो आपने संभागीय आयुक्त वगैरह लगाए हैं, उनको लगाने के पीछे कारण यही है कि ये मामले जल्दी निपटे। ज्यादातर तो एक तरीके से मामले पिछली सरकार के थे, जिनको करीब करीब निपटा दिया गया है। अब जो हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे
अधिकतर मामले 2001, 2002 के मामले हैं। आप जानते हैं कि न्यायालयों में मामले 20-20 साल तक नहीं निपटे। 16 शीशे वाले वही काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने वही काम कर रहे हैं। इन जुडिशियल मामलों को निपटाने के लिए त्वरितता से काम किया है। और जहां तक माननीय मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने काम कर रहे हैं, तो बता दो अपने समय समय पर परिपत्र जारी किए हैं, लेकिन वो भी अच्छे वकील हैं। क्या हम किसी जांच अधिकारी को ये कह सकते हैं कि आप 6 महीने के अंदर अंदर इसको तय कर दीजिए? ये सब निर्भर करता है गवाहों के ऊपर, तो निर्भर करता है मामले के ऊपर, अगर नहीं कह सकते इस्तीफा मामले की प्रकृति के ऊपर। लेकिन हमने इस संबंध में 19/10/2001 को समय सीमा हेतु निर्देश जारी किए हैं, लेकिन हम उनको कंपेल नहीं कर सकते। दिशा निर्देश समय समय पर हम जारी करते रहे हैं। जहाँ तक करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने तो प्रश्न किया है, इस संदर्भ में 16 सीसी वाले वही काम कर रहे हैं, हट गई तब बता दो आप तुमको। 16 सीसी में नोटिस दिया, वो अधिकारी वही काम कर रहे हैं, ये हटा दिया तब बता दो आप हमको। मैं ये कहना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, जिनके खिलाफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के मामले थे, उन लोगों को उन पदों पे नहीं रखा गया है। जहाँ तक श्योर आर यू श्योर अबाउट इट? हाँ बिल्कुल श्योर हूँ। आप निश्चित हो गया? श्योर होगा? हाँ श्योर हूँ। किन किन को उठाया? और आप ऐसा है, देखिए ये तो अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन आप कोई स्पेसिफिक बात मेरे से स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको अलग से भी जवाब दे दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, इस संदर्भ में इतना ही कहना है कि सवाल कर रहे हैं, अलग से जवाब दे दूंगा, क्या मतलब है? यहाँ पर पूरा हाउस जानना चाहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक जवाब दे दूंगा, ये मैंने कहा था। आप अलग से क्यों दे देंगे? आरपीएससी को भी हम समय समय पर चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन उनको हम कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकते। उनको कोई भी बात सबमिट कर सकते हैं। मंत्री जी 114 शामिल नहीं हुई प्रकरण में। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री नंदलाल मीणा एवं 2 अन्य सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य भेड़ एवं ऊन फेडरेशन के अधिशेष अधिकारी कर्मचारियों का समायोजन के जाने के संबंध में श्री देवी सिंह भाटी सदस्य की ओर से अजमेर जिले के मदनगंज किशनगढ़ स्थित दैनिक नवज्योति के आंचलिक कार्यालय में आग लगने की घटना के संबंध में श्री हरीश चंद्र कुमावत सदस्य की ओर से जिला नागौर के नावा क्षेत्र में विद्युत की पर्याप्त सप्लाई न होने के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। ये इतना गंभीर मसला है, अखबारों में ये साया हुआ है, सबकी जानकारी में है, और गृह मंत्री जी के कल ही नोटिस में आ गया। इन्होंने रिपोर्ट भी मंगा ली। किससे मंगानी है ये जानकारी? मंगा ली तो बता देंगे। नहीं उपाध्यक्ष महोदय, देखिए हमारा किशनगढ़ का भी मसला इस प्रकार से टाला गया। किशनगढ़ के लोगों के साथ प्रक्रिया नियम 255 आज पत्रों के अखबारों पे आग लगाने के काम हो गए। समाचार पत्रों के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है और उनका दमन किया जा रहा है। क्योंकि अत्याचार हुआ, खुलेआम उन्होंने प्रकाशन किया था। उसी के प्रत्यक्ष रूप ये यहाँ पर अखबार के लोकतंत्र पर हमला है। आज उनके ऑफिस के ऊपर आग लगाने का काम किया गया। दबाया जा रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इस अखबार में किशनगढ़ की घटनाओं को आप लोगों ने किया, जांच हो रही है, सही छापा, तो उसके साथ किशनगढ़ में निराश लोगों ने दैनिक नवज्योति के ऑफिस में आग लगाई है, यही पता लगा। लगाई हुई है, बनाना चाहे बना दिया, जांच कर रही है। और चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला गृह मंत्री की पहली बात नहीं, राजस्थान पत्रिका के संवाददाताओं को भरपूर में गिरफ्तार किया गया होने लगी माननीय और नवज्योति के जनता का विश्वास उठ जाएगा। 17 मार्च को नवज्योति समाचार छापती है और ये कहती है कि अजमेर की पुलिस निरंकुश हो गई है। उन सारे समाचारों से खपा होकर षड्यंत्र पूर्वक नवज्योति के कार्यालय में आग लगाई जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। उपाध्यक्ष महोदय, ये पहली बार नहीं, ये आपातकाल से भी बड़ा जबरदस्त जुल्म है। भरतपुर के अंदर पत्रिका के संवाददाता को गिरफ्तार किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय,
आपको बता दें, जानकारी आने में बता देंगे। आज जानकारी जानकारी नहीं ले सकती। आज वायरलेस है, टेलीफोन है, टेलीप्रिंटर है, सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं सरकार के पास। आप पत्रकारों को पीट रहे हैं, आप लोगों के कानों को आग लगा रहे हैं, आप पत्रकार को बंद कर रहे हैं, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत कोटा, बूंदी, 12 जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित किसान। उपाध्यक्ष महोदय, क्या तमाशा है? कोटा, बूंदी, 12 जिले में 2002 में ओलावृष्टि के कारण किसानों की खेतों में खड़ी सरसों नष्ट हो गई, जिससे किसानों के सामने पैदा हो गई। शासन को गंभीरता से लेते हुए किशनगढ़ का प्रकरण के आदेश दिए। निरंकुश राज है। की घटना से परंतु लंबे समय के बाद भी किसानों को मुआवजा सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। किसानों से रेवेन्यू की वसूली बैंक को की जा रही है, किसानों पर मार हो रही है, किसान परेशान है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, किसानों की ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, उन किसानों को शीघ्र मुआवजा दे करके किसानों को राहत दी जाए। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी, रमेश चंद्र पंड्या। अध्यक्ष महोदय, अगर यही हरदर्मी रही, सरकार किसी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ की जातियों क्रिया के नियम 295 के अंतर्गत बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदनों का निस्तारण करने के संबंध में निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में काश्तकारों ने अपने निजी कुओं और नदी नालों पर विभागों में आयोजन कर रखे हैं, किंतु पिछले 3 वर्षों से एक ही जवाब मिल रहा है कि ऊपर से बैन लगे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ का किसान हताश है, वही कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। महोदय, जहाँ निजी कुओं पर कनेक्शन लेने वालों की समस्या अपनी तरह की है, वही क्षेत्र में बहने वाले नदी नालों पर कनेक्शन लेने वाले किसानों को कनेक्शन लेने के लिए तहसीलदार एवं पटवारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेना पड़ता है, और इस प्रमाण पत्र हेतु स्थानीय तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा आनाकानी की जाती है। जिस नदी नाले पर संबंधित किसान कनेक्शन चाहता है, जमीन उसके खाते में नहीं है, जबकि पूर्व में हजारों कनेक्शन नदी नालों पर हो चुके हैं। कृपया ऐसे आवेदकों के लिए कृषि कनेक्शन दिलाने में आ रही बाधा को दूर किया जाए, जिससे माही नदी का पानी जो नदी नालों में व्यर्थ बहकर गडाना में समा जाता है, उसका किसान कृषि उत्पादन हेतु उपयोग कर सके और क्षेत्र का कृषि उत्पादन बढ़ सके। कई किसानों के ऊपर विद्युत लाइनें निकल रही है, ऐसे कनेक्शन इनमें एक भी पोल की दरकार नहीं है कि ऐसे आवेदकों को भी कनेक्शन नहीं दिए जाने से किसान विद्युत चोरी के लिए प्रेरित होता है, और ऐसी चोरी लगातार हो रही है। ऐसे उन किसानों को चिन्हित कर जिनके कुएं के करीब विद्युत लाइन गुजर रही है, उनके विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से दिए जाए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मांगीलाल गराजिया। सरकार माफी मांगे प्रेस से। कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में महाराणा प्रताप के जीवन आधारित यादगार स्थानों को संरक्षित विकसित करने हेतु माननीय पर्यटन मंत्री जी का संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा की तहसील गोगुंदा में स्वतंत्रता
संग्राम के मूल महापुरुष महाराणा प्रताप के राजनीति के पेशा युवा प्रेरित विभिन्न पहाड़ों एवं इस क्षेत्र के जंगलों में से मुकाबला करने की योजनाएं बनाते रहे। हम हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी की गई और बड़ी वीरता के साथ हल्दी घाटी का युद्ध किया गया। ऐसे प्रताप की यादगार एवं समृद्धि स्वरूप स्थानों के माननीय अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का निवेदन है कि जनता के स्थानों के संबंध में विस्तृत पर 5 खराकरण क्षेत्र के काम दिलाने का कष्ट करेंगे। तहसील गोगोंदा की पंचायत करदा के ग्राम रोड़ा के अंतर्गत अनाज नदी के किनारे अरावली पहाड़ की गोदी में स्थित है। इस तरह लोगों की मान्यता है कि महाराणा प्रताप के पहली घटना नहीं छिपने एवं सैन्य बल एकत्रित करने के उद्देश्य से उस वर्षों तक यहाँ रहे। इस स्थान पर अमर सिंह के हाथ से मिलावड़ा रोटी खिलाया गया था। इस रातोड़ा स्थान पर प्रताप के रहने के लिए बनाए गए महलों के खंडर एवं उनके इष्ट देवी का स्थान मौजूद है। कष्ट के दिन इसी स्थान पर व्यतीत करने के कारण इस स्थान पर नाम रातोड़ा रखा गया है। इस स्थान पर पहुंचने का कोई सुलभ रास्ता मौजूद नहीं है। अब यहाँ के निवासियों की सुविधा हेतु तो अकाल रात में अंतर्गत गायफल से पगडंडी रास्ता निकाला गया है। दूसरा है रांग बावड़ी। यह स्थान पंचायत चित्रावास के अंतर्गत ग्राम रिचवाड़ा के वनखंड में रानियों की हल्दूर होली का चौतरा नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप द्वारा सैन्य शक्ति को बढ़ाने एवं आदिवासी बिलोंग गरासियों को एकत्रित कर शस्त्र संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ पर प्रशिक्षणार्थियों के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु बावड़ी का निर्माण कराया गया था। मायरा की गुफा यह स्थान बड़गांव पंचायत समिति के अंतर्गत कड़िया पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। इस स्थान पर स्थित गुफा में महाराणा प्रताप के लिए युद्ध संबंधित अस्त्र शस्त्र तैयार किए जाते थे। यह स्थान गुफा पहाड़ियों के कारण अति गोपनीय है। वर्तमान में इस स्थान के आसपास होने वाले खनन कार्यों से संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना मुश्किल हो रहा है। इस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए अवैध खनन कार्य को रोका जाना आवश्यक है। दोलिया पहाड़ यह स्थान गांव गोगुंदा से 3-4 किलोमीटर दूर दक्षिणी दिशा में अरावली पर्वत की चोटी के बाद सबसे बड़ी पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान महाराणा प्रताप के लिए गुप्तचरों का मुख्य अड्डा था, जो ऊंचाई पर स्थित होने व भयंकर जंगलों में स्थित होने के काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सायरा ये इस गांव में वर्तमान उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्थान पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की राजधानी रही है। अमर सिंह के महलों पर ही वर्तमान उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है। महलों के खंडर आज भी मौजूद है तथा अमर सिंह जी की पत्नी धर्म पत्नी स्वर्गीय कुंवर अमर सिंह के शायर कुंवर के नाम से गांव शायरा रखा गया है। अतः महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के महलों पर स्थित विद्यालय का नाम अमर सिंह के नाम से रखे जाने की अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ मुझे बोलने का वक्त दिया। धन्यवाद। सिंह चौहान, श्री अमीन खां, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विषय सुलेख्य। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला बाड़मेर की सीमावर्ती गांव में माह दिसंबर 2001 से भारी तादाद कई किसानों के खेतों में ज्वार के टुकड़े रह गए। कई पंपों व ढाणियों में इस अखबार ने हमेशा अपनी न्यूज में पूरा स्थान दिया और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार की जाति वहाँ के लोगों के साथ, किशनगढ़ के लोगों के साथ किया, इस अखबार ने बराबर इसको हाईलाइट किया। और मेरा ये दावा है, अगर आप इसकी जांच करोगे तो ये पुलिस प्रशासन ने इस कार्यालय को आग लगवाई है, इस लगवाई है, क्योंकि ये किशनगढ़ के उस सारे के सारे कांड को, किशनगढ़ के उस अत्याचार को, किशनगढ़ की उन सारी घटनाओं को, इस प्रकार का
अपने प्रेस में स्थान दे रहा था। जिस प्रकार की जो घटनाएं हुई, निर्दोष लोगों को जिस प्रकार से पीटा गया किशनगढ़ में, इस अखबार ने अपने अखबार में उसका पूरा स्थान दिया। और आपने देखा होगा कि जो पुतले उस समय एसपी और डीवाईएसपी के पुतले जलाए, उसकी जब न्यूज 18 तारीख के दिन जब इस अखबार ने छापी, 19 तारीख सवेरे इसके कार्यालय में आग लगा दी, क्योंकि किशनगढ़ के जिस प्रकार की भी घटनाएं हुई उसको और पुलिस अफसरों की उपाध्यक्ष महोदय इसको इसमें अपना स्थान दिया और ये सारा का सारा फोटो दिया पुतलों को जलाने के लिए। उस कारण से इस अखबार के कार्यालय को जलाया गया। एक तरफ लोगों को पीटा गया, थाने में 3 तारीख के दिन बुला करके एसपी ने स्वयं ने मौजूद रह करके निर्दयता से उन लोगों की पिटाई की। और उसके विरोध में जब सारा गुजरात सारे के सारे अजमेर में तहसील केंद्रों पर धरने लगे, जलूस और जलसे निकले, वहाँ जिस प्रकार से इनके पुतले जलाए गए उसकी इस अखबार में 18 तारीख की न्यूज जब कवर हुई, उस ईर्ष्यावाद इस अखबार के कार्यालय में आग लगाई। एक और निर्दोष लोगों को बैठी है, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। इस प्रकार का शायद तो कभी ऐसा नहीं हुआ किया जाए ताकि जनता को निकलने बनेगा। एक एसपी स्वयं एक नुस्खा मारे और किसी का दांत तोड़ दे, उसके खिलाफ जब कार्रवाई मांगते हैं तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप कोई जगह नहीं दे सकते। आपकी दया पर जिंदे हैं हम यहाँ जनता की समस्या को उठाने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय लोकतंत्र लोकतंत्र अध्यक्ष महोदय आप ही नहीं सुनेंगे। लोगों ने किशनगढ़ के अंदर लूटपाट की है, आप जाने को नहीं। उपाध्यक्ष महोदय इस दूसरे की इस लोकतंत्र के अंदर इस सर्वोच्च उम्मीद हमें विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हमारे साथ क्या करोगे? कार्रवाई करेंगे। मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ। कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। आप सर्वोच्च आसन पर विराज रहे हैं, आसन निष्पक्ष हुआ करता है, आसन की गरिमा है। अब सुनिए, प्रतिपक्ष कोई अपनी बात रख नहीं सके, बड़े दुख की बात है। ये प्रेस पर हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सरकारी काम ऐसे लूटपाट आगे सागे मत जाएगी। गुजरात के अंदर पुलिस लोगों को मार दिया गया। बराबर जब से ये सदन शुरू हुआ तब से हम आपके पास सभी प्रकार के तरीकों और नियमों के तहत आपके पास आ रहे हैं।
इस प्रकार की घटना किशनगढ़ में हुई, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते थे, बात कहना चाहते थे। और जिस प्रकार किशनगढ़ के अंदर ये सदन का मतलब पहली बार होगा जब कल समय बढ़ा करके किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, मुर्शिदाबाद, सरवाल कहीं कुछ नहीं मिला आपको। के मालिक को कोई शिकायत नहीं है, ढंग से चलाया। मैं सोचता हूँ राजस्थान की विधानसभा में ऐसा सदन कभी किशनगढ़ अजमेर में आपको कुछ भी नहीं मिला है। स्थगित हुआ होगा सदन, लेकिन आपने इस बात की कोशिश की ये हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था की और उसके कारण ये अजमेर की हार की समस्या कब तक चलेगी आपकी? चलाते रहे और घंटा और आपने बढ़ा करके 2.5 घंटा हार को बचाना सीखो। आप ये सोचना चाहते थे कि हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जनता, राजस्थान की जनता हमारे साथ है, क्योंकि जिस प्रकार का न्याय और गुंडागिर्दी प्रशासन ने की है और जिस प्रकार से एसपी ने स्वयं ने लोगों को मारा है, मैं उन सारे तथ्यों से प्रमाणित कर सकता हूँ। ये आपके मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे कर सकता हूँ। ये 3 फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराकर अपना केस के साथ में पुलिस ने उचित व्यवहार किया। उपाध्यक्ष महोदय, अरे गुजरात को इन्होंने जला के रख दिया इन अधिकारियों ने और पूरे गुजरात में आग लगा दी। 3 मेडिकल रिपोर्टें तैयार कराई है। 3 तारीख की दंगाइयों को बचाने के लिए सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। दंगाइयों को बचाने के लिए सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मिलती नहीं है, ये बेईमानी की भी हो रही है। मैं सोचता हूँ एक कार्यालय में अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में लोगों को मरवा रहे हैं ये लोग। इनका अटल बिहारी वाजपेयी है जो मरने को तैयार है, अटल बिहारी वाजपेयी मरने को तैयार है। हाँ, उसको बचा लो ये। हाँ, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊँ अटल बिहारी वाजपेयी, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊँ अटल बिहारी वाजपेयी। ये 3 तारीख का जो मेडिकल आपने बनवाया, ये फर्जी मेडिकल बनाया। कोर्ट से जो हुआ है उसमें यही चोटें 15 और 20 सेंटीमीटर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, दो तीन दिन खास बात हो रही है। जेडी नहीं सीधी चलो वैसा हो तो
उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव किया था और आसन से ये व्यवस्था हुई है कि राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा गया। उपाध्यक्ष महोदय हमेशा ये व्यवस्था देते हैं, हम सिरोधार्य करते हैं और मानते हैं और राज्य सरकार से जानकारी 2-3 दिन बाद में आ जाती है। लेकिन आज विषय गंभीर इसलिए है कि ये पत्रकारिता के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले भरतपुर के अंदर हुआ और अभी नवज्योति के कार्यालय के ऊपर जो साजिश रच के पुलिस के माध्यम से इस प्रकार से जैसा हमने सोचा है या जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार पुलिस के द्वारा ये सारी कार्रवाई करवाई गई और उस कार्यालय के अंदर ये तोड़-फोड़ आगजनी करके और ये एक दबाव बनाया। जब तक सरकार के जवाब नहीं आ जाए जब तक आप देखिए जानकारी प्राप्त की आज जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दे सकती है, देना चाहती मारपीट करी, इस अखबार ने उस चीजों पर सही तथ्य को उजागर कर दिया, में तोड़फोड़ कर दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। किन जवाब नहीं है, इसीलिए वो जवाब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका के भरतपुर के संवाददाता संजय जगरिया को पुलिस एसपी के ऑफिस में बुलाया और कहा और उसके बाद कि तू हमारे खिलाफ क्यों छापता है, उसको कर दिया। सरकार हमेशा अधीक्षक ने उसके खिलाफ लोकतंत्र के छोटे पत्रकारों के साथ माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, इनको प्रताड़ना सदन के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कोई भी नियम है, हम ही बहुत है, आपको बहुत है, हमारे क्यों चिंता कर रहे हो आप? मंत्री माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये FIR संख्या 16/2002 जो पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने राजस्थान पत्रिका के संवाददाता संजय जगरिया के खिलाफ खुद ने लिखाई है, ये FIR यहाँ पर मौजूद है और उसका दोष केवल इतना था अखबार में सही खबरें छापता था कि ADM ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। अगर निष्पक्ष खबर छापे, प्रशासन के खिलाफ कोई चीज छापे तो एसपी खुद उस पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज करा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये FIR
संख्या 16/2002। भरतपुर के राजस्थान पत्रिका के संवाददाता संजय जगरिया के खिलाफ खुद पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने दर्ज कराई है, और उसका दोष केवल इतना है कि उसने सही समाचार जो है अपने अखबार के अंदर छाप दिए, उसको बुला करके कहा कि तुम्हें कोई समाचार देना चाहते हैं, और उसके बाद उसको बंद कर दिया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों के खिलाफ अगर सरकार इस तरीके की दमनपूर्वक कार्रवाई करेगी तो ये लोकतंत्र उपाध्यक्ष महोदय नहीं चल सकता है। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, कहीं पत्रिकाओं के समाचार पत्रों के कार्यालयों को जलाया जाए और सरकार मूक बटक बनी रहे। आपसे ही हम न्याय की उम्मीद करते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि आप सरकार से स्टेटमेंट दिलवाएं, और ये जो गैर कानूनी काम हो रहा है, पत्रकारों के विरुद्ध जो काम हो रहा है, इसमें आप न्याय दिलवाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। पिछले 2 दिन से जो भी असंतोष है, उस असंतोष के लिए हम न्याय तो आपसे ही मांगे, और आप ही हमारी हितों की रक्षा करें। जिस किशनगढ़ की घटना को लेकर के हमने बराबर इस विषय को उठाया, विषय को समझने की कोशिश नहीं हो रही है और उसकी तह तक नहीं जाना चाहते। मारपीट का जो सवाल है वो 1 तारीख के दंगे के दिन अगर लगती और उनकी चोटें लगती तो उसमें किसी का कोई गुनाह नहीं। दंगे में तो आदमी उपाध्यक्ष महोदय, 1000 लोगों की हत्या करने के बाद में ये किस लोग के की बात करते हैं? उपाध्यक्ष महोदय को पूछो। क्या उसकी क्या उसका संविधान है? क्या उसका कभी चुनाव हुआ है? लोकतंत्र की बात ये लोग करते हैं। लोकतंत्र से पुलिस लोकतंत्र के नाम पर उससे बड़ी मजाक कोई नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष ये कैसे बोले उपाध्यक्ष महोदय? आज गुजरात में इतना बड़ा नरसंहार हो गया उपाध्यक्ष महोदय, और उनकी संवेदना मरी हुई है उनको उपाध्यक्ष महोदय कुआं में अंदर में डाल दिया। बाद में इस तरीके की बात करना चाहते हैं। दोगे क्या? बैठ जाओ, उसको उकसा रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, सारे हिंदुस्तान में जिस तरह का वातावरण पैदा कर दिया गया है, पूरा हिंदुस्तान आज इनको कोस रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ही बात कही है, तो मुझे मरना अच्छा है। यहाँ तक उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, सरेआम 8000 सिखों सरकार को कि शुरुआत आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के लिए कुर्बान हुई थी। आप लोगों ने डिब्बों को आग लगाने वाले बढ़ाने वाले अध्यक्ष महोदय, पाबंदी लगाई जाए। ये देशद्रोह, ये देश में दंगा करेगा। सांप्रदायिक दंगे जितने भी फैले हैं, आज इनकी सरकार बैठी है, राजस्थान में परम शांति है। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आप आदेश तो नहीं कोई सहानुभूति में तो राजस्थान में शांति रही है, गहलोत के राज्य में शांति रही है, परम शांतियाँ प्राप्त हो रही है। आज हमारी जीत हुई है, तो इसीलिए हुई है कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो, और इस जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंडित किया जाए, और अगर जांच के बाद वो दोषी नहीं पाए जाते हैं, करो, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं। उड़ीसा और गुजरात की जांच
बात क्यों? पहला काम उड़ीसा की जांच करवाओ, गुजरात की जांच करवाओ। उन्होंने किस बात की जांच मांग रहे हैं? राजस्थान की जांच की बात करते हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय पहले ये तो बताइए अपराध है, जांच की बात मांग रहे हैं। और वहाँ का एसपीओ स्वयं ने इनके साथ मारपीट की। ये तीनों अधिकारी मारपीट के दोषी हैं, इसलिए आपके लोगों ने किशनगढ़ में दंगा भड़काया। हम आपसे जाए तो वापस वहीं लगा, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, पर हम ये सच्चाई तो जरूर चाहेंगे कि पुलिस कस्टडी में अधिकारी अगर खड़े रहकर स्वयं मारे, ये तो किसी उपाध्यक्ष महोदय किया जा सकता। दंगा करने वालों को पुलिस बख्शेगी क्या? उनके हाथ जोड़ेगी दंगा करने वालों के? दंगा करने वालों को पुलिस तो बराबर पीटेगी। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो पिछले 3 साल में इस सरकार ने उपलब्धियों के झंडे गाड़े हैं, उपलब्धियों के अंबार लगा दिए हैं और राजस्थान के लाखों लोगों को जो न्याय दिया है उस पर चर्चा कराइए। और इसलिए हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इस बारे में विचार करें। हमें 3 बातें करके जांच की जाए और हमारे जिन लोगों को मारपीट हुई है, मुकदमे हमने दर्ज कराए, उनको मुकदमा हम तो आपको समय देना चाहते हैं। आज आप कहें तो हम जाकर के लॉबी में धरने में बैठ जाएंगे, आप अपनी कार्रवाई करिए। लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि जब तक इस बारे में कोई निर्णय सामने नहीं आएगी तब तक हमारा ये एजुकेशन वैसा का वैसा चलेगा। आपकी इस बात को आप इसमें समान है लॉबी में और आप धरना जारी रखेंगे। जनता ने धन्यवाद है इनकी सुनी भी। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा सदन की कार्रवाई में है क्या? और क्या तोड़फोड़ की गई है उसके प्रति भी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। आप लोग हो जिन्होंने पार्टी पुलिस साथ ही देश को साझा समझा है। राम नहीं, रामचंद्र दास है, रामचंद्र दास और राजनीति कर रहे हैं। उनको भगवान राम की अनुकंपा तो नहीं है। जनता तक सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की तो वहाँ पर तोड़ कर दिया गया, धमकाने की कोशिश की जा रही है। अगर प्रेस के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा तो सही तथ्यों की जानकारी कैसे आएगी? जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, प्रेस के साथ हो रहा है, आगे कौन सा प्रजातंत्र राजस्थान में राज करना बाकी है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर सारे देश में आग लगाने के बाद जमीन घोटाला राम को नाम करने वाले धामी साहब घोटाले करते जाओ। सांप्रदायिकता फैला दी और राम राम कर रहे हो। जमीन घोटाला के राम के नाम पे अब दुकानें नहीं चलेगी, उड़ गई आपकी दुकान। जमीनों का घोटाला कर लिया, लड़के के नाम जमीन अलॉट कर दी की बजाय गरीबों को लूटना। अब विराजिए जमीन घोटाला करने वाला है। हो गया ना श्री जुगल जी काबरा। ऑर्डर विराजिए, विराजिए। मैं निवेदन करना चाहता था जिस प्रकार से ये घटना घटी है किशनगढ़ में जुगल जी का और अन्य लोगों के खिलाफ में जो मुकदमे बढ़े हैं और पुलिस ने जो जांच की है और इस बात को लेकर के आज 2 दिन से ये चर्चा चल रही है, उसके ऊपर ना तो सरकार कोई जवाब दे रही है, ना इधर से कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हम भी जनता दल की ओर से ये बहिष्कार करते हैं। श्री जुगल जी का प्लीज विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के माननीय सदस्य समर्थन में प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। नाथूलाल जी विराजिए। धन्यवाद।
जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, निरंतर ये प्रयास किया जाता रहा है कि प्रदेश में नियोजित तरीके से विकास की व्यवस्था की जाए। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके पहले के हालात सर्वविदित हैं। निरंतर अकाल की विभीषिका से हम लोग त्रस्त रहे और पशुओं तथा